नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रनीस पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांग लिया है। शाम 5 बजे के आसपास उनकी मुलाकात संभव हो सकती है और जानकारी के अनुसार समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े भी मुलाकात कर सकते हैं। समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक द्वारा की जा रही बदनामी को लेकर ये मुलाकात होगी और इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और सुप्रीम कोर्ट की कमीशन से परिवार मुलाकात कर चुका है। समीर वानखेड़े के परिवार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांग लिया है। शाम 5 बजे ये मुलाकात होगी। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर भी इस मुलाकात में मौजूद रहेंगी। आपको बताते चले कि बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अलावा मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले भी मौजूद रहेंगे और इसी के साथ साथ आर्यन खान और समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों से जुड़ी ये बैठक होने जा रही है शाम 5 बजे। चलिए, महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कैबिनेट का मंगलवार को विस्तार हो सकता है। खबर है कि सीएम बनर्जी वित्त विभाग अपने पास ही रख सकती हैं और इसी के साथ साथ सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद खाली हुए पंचायत विभाग का जिम्मा कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय को दिया जा सकता है। साथ ही कहा जा रहा है कि परिवहन समेत अन्य मंत्रालय देख रहे फिरहाद हाकिम और वन मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को 2 अन्य विभागों के अतिरिक्त प्रभार दिए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक चंद्रिमा भट्टाचार्य को वित्त विभाग में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि अपने कमजोर स्वास्थ्य का हवाला देकर पद से दूर होने की इच्छा जता चुके पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर अमित मिश्रा सलाहकार की भूमिका में शामिल हो सकते हैं। शांतिपुर सीट से पहली बार विधायक बने ब्रजकिशोर गोस्वामी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और इसी के साथ साथ 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में उन्होंने आपको बताते चले जीत दर्ज की थी। जानकारी के अनुसार उड्डयन गुहा को भी मंत्री बनाए जाने की काफी संभावना है। उन्होंने भी आपको बताते चले हाल ही में उत्तर बंगाल की दिनहटा सीट से लगभग 1.464 लाख वोट के अंतर से उपचुनाव में जीत हासिल की थी। इससे पहले इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता निशीथ प्रमाणिक ने उन्हें महज 57 मतों के अंतर से मात दे दी थी। हालांकि लोकसभा सदस्यता के चलते प्रमाणिक ने आपको बताते चले विधायक पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 दिनों से लगातार दिल्ली में जारी वायु प्रदूषण में मामूली कमी आई। तेज हवाओं के कारण यह कमी दर्ज की गई थी, जिससे हवा की क्वालिटी गंभीर से बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। सोमवार को औसत AQI जो है वो 390 दर्ज किया गया, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। दिवाली पर आतिशबाजी और प्रतिकूल मौसम के बीच पराली जलाने के कारण दिल्ली में पिछले 3 दिनों की हवा गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मंगलवार आपको बताते चले 9 नवंबर की सुबह 7 बजे वायु प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर रिकॉर्ड किया गया। जानकारी के मुताबिक आनंद विहार के इलाके में AQI का लेवल 434 रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और इसी तरीके से ITO दिल्ली का भी AQI लेवल गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ का AQI लेवल जो है वो 428 था, जो बेहद गंभीर माना जाता है। एक दिन आपको बताते चले IGI एयरपोर्ट बेहद खराब स्तर पर 362 मापा गया है और इसी के साथ साथ इभास दिलशाद गार्डन में आज सुबह AQI लेवल जो था वो 376 दर्ज किया गया। जहांगीरपुर में AQI का स्तर सुबह 7 बजे ही गंभीर स्तर पर पहुंच चुका था। इसको 453 रिकॉर्ड किया गया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सुबह 7 बजे 395 था AQI यहाँ का। और दिल्ली से सटे हरियाणा के अंबाला में सुबह जो AQI था वो 7 बजे के आसपास आपको बताते चले 360 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह बहादुरगढ़ में 345, भिवानी में 341 और चरखी दादरी में 356, बल्लभगढ़ में 448, फरीदाबाद में 458, गुरुग्राम में 387। हिसार की बात करें तो हिसार में 378 AQI रिकॉर्ड किया गया। भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को ब्रिटेन बड़ी राहत देने जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की है कि वह 22 नवंबर से कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल कर सकता है। इसके बाद इस वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग बिना रोक टोक के ब्रिटेन की यात्रा कर सकेंगे। ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 22 नवंबर से यूके भारत की कोवैक्सीन को भी आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद आपको बताते चले 2 टीके जो लगवा चुके हैं वो लोग सेल्फ आइसोलेशन में नहीं रखे जाएंगे।
आपको ये भी बताते चले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले दिनों भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल कर लिया था। इसी के बाद ब्रिटेन ने एक कदम उठाया है। इससे पहले पिछले महीने ही ब्रिटेन ने कोविशील्ड को भी अपनी अनुमोदित सूची में शामिल कर लिया था। यहां तक कि 18 साल से कम उम्र के यात्रियों को भी ब्रिटेन ने राहत दी थी और इन यात्रियों को भी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड यात्री माना जाएगा। साथ ही इन्हें किसी टेस्ट या आइसोलेशन से नहीं गुजरना होगा। हालांकि इन यात्रियों को एक कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ जरूर रखनी होगी। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि भारत की कोवैक्सीन के अलावा चीन निर्मित सिनोवेक व सिनोफार्मा कोविड-19 टीकों को भी आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किया जाएगा। इन दोनों वैक्सीन को भी WHO ने मान्यता प्रदान कर दी है। ब्रिटेन सरकार की ओर से किए गए सभी बदलाव 22 नवंबर को सुबह 4 बजे से प्रभावी हो जाएंगे और यूके के परिवहन मंत्री ग्रांट शाप्स ने सोमवार को कहा कि यात्रा नियमों को और सरल बनाया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के सभी यात्रियों को टीका लगवा चुके यात्रियों जैसा माना जाएगा। ऐसे यात्रियों को केवल आगमन के लिए बाद आपको बता चले एक जांच करानी होगी, आगमन के बाद जांच करानी होगी और उससे संबंधित प्रमाण पत्र अपने साथ रखना होगा। यात्रा नियमों को सरल करने के बाद कोविड-19 वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। तो भारत चीन सीमा विवाद पर हमेशा मुखर रहने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। इस दौरान स्वामी ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया जो पिछले लगभग 1 साल से चलता हुआ आ रहा था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों के सामने जैसी जिद्दी बनी हुई है, अगर वैसी ही जिद चीन के सामने करती तो शायद बात कुछ और होती। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार किसानों के प्रति अपनी जिद के एक 10वां भाग का एक भाग भी जो है चीन 2013 के 1000 वर्ग किलोमीटर सहित लद्दाख के 3000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा नहीं कर पाता, अगर 10 में से एक भाग भी वो चीन के प्रति वही रवैया आजमाता जो किसानों के प्रति आजमा रहा है। मोदी को भारत के निर्विवाद भूमि का हिस्सा एक विसैनिकृत क्षेत्र में बनाने के लिए राजी कर लिया के सामने रखनी थी तो शायद वह झुक सकता था। दरअसल लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन मामला अभी भी अनसुलझा माना जा रहा है। आपको बताते चले अब इस गतिरोध के लिए चीन भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि विवाद की शुरुआत उसी ने की थी। स्वामी इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। इसमें से पहले भी स्वामी चीन के प्रति भारत की नीति को लगातार लेकर आलोचना कर चुके हैं। इससे पहले चीन के उस सीमा कानून पर तंज कसते हुए स्वामी ने सरकार पर निशाना साधा था जिस कानून से द्विपक्षीय सीमा प्रबंध समझौतों पर प्रभाव पड़ सकता था। स्वामी ने कहा था कि हमारी जमीन बचाने के लिए अंधभक्तों और गंध भक्तों को लद्दाख में बसाया गया। ईश्वर नमो नमन का 1008 बार आपको जाप करना चाहिए। तो मुंबई पुलिस मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया का पता पूछने वाले 2 संदिग्धों की तलाशी कर रही है। आपको बताते चले इस मामले में मुंबई पुलिस ने फिलहाल नवी मुंबई से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मुंबई पुलिस कंट्रोल को एक टैक्सी ड्राइवर का फोन भी आया था कि 2 लोग उससे एंटीलिया की लोकेशन पूछ रहे थे। दोनों लोग जो पता पूछ रहे थे उनके हाथ में बैग था, जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को दी। मुंबई पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। आपको बताते चले डीसीपी और बाकी के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। एक टैक्सी चालक ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया था कि उसके मुताबिक एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने किला कोर्ट के सामने उससे एंटीलिया का पता पूछा था। जिस संदिग्ध ने पता पूछा था वो सिल्वर कलर की वैगनार कार में था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वे 2 लोग थे। दोनों ही उर्दू में बात कर रहे थे और उनके पास बैग था। पुलिस ने उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है और चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई। पुलिस कार के नंबर की जानकारी जुटाने के लिए आरटीओ से संपर्क कर रही है, लेकिन इस नंबर की जानकारी उनके पास नहीं मिल पा रही। टैक्सी ड्राइवर से डीसीपी रैंक के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। 2 संदिग्ध में से एक की लंबाई 6 फीट से ज्यादा बताई जा रही है। मुंबई पुलिस उन संदिग्धों का स्केच भी बनवा रही है। आपको बताते चले, आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी में एंटीलिया के बाहर से विस्फोटक से लदी एक एसयूवी बरामद की गई थी। एसयूवी में 20 ज्वेलेटिन की छड़ें और एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को धमकी दी गई थी। इस मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे अभी हिरासत में हैं।
तो पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एजी और डीजीपी के मुद्दे पर सोमवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार पर हमला बोला। आपको बता चले, अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने कहा है कि बेअदबी के मुद्दे पर समझौता करने वाले अफसर चाहिए या मैं, पंजाब सरकार आखिर तय कर ले इस बात को। सिद्धू के इस अल्टीमेटम के बाद पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से हालात जो हैं वो बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सीएम चन्नी ने सिद्धू की ओर से बनाई जा रही दबाव की रणनीति को पर आपत्ति जताई और इस मुद्दे को कांग्रेस आलाकमान के सामने भी उठाया। चरणजीत सिंह चन्नी जब से पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं तब से सिद्धू के कई मौकों पर उन्हें अपना छोटा भाई बताते रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच सत्ता की खींचतान किसी से छिपी नहीं। सिद्धू जिस तरह से बार बार सरकार के कामकाज में दखल दे रहे हैं उससे चन्नी खुश नहीं है। सिद्धू के दबाव के बावजूद चन्नी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सलाह पर कुछ भी टिप्पणी करने से बच रहे हैं। हालांकि चन्नी ने सिद्धू की ओर से बनाई जा रही दबाव के बारे में पार्टी आलाकमान को बता दिया। बताया जा रहा है कि चन्नी ने पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी को भी साफ कर दिया है कि जब तक कैबिनेट स्तर पर सहमति नहीं बन जाती तब तक किसी के भी दबाव में कोई नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने चन्नी का नाम आगे बढ़ाया था। सिद्धू ने चुनौती दी है कि कांग्रेस सरकार तय करे कि उन्हें अधिकारी चुनना है या उन्हें। सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी के प्रभारी हरीश चौधरी भी हरकत में आ गए।